Welcome friends. Today we will learn CBSE class 10 social studies chapter number 2 संघवाद। कक्षा 10 हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान की श्रृंखला में हम अर्थशास्त्र के सभी अध्याय समाप्त कर चुके हैं। अब हम सामाजिक विज्ञान की पुस्तिका लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला अध्याय पढ़ चुके हैं और ये दूसरा अध्याय है जिसका नाम है संघवाद। इसका अंग्रेजी अर्थ होता है फेडरलिज्म। इसकी व्याख्या डेफिनेशन जानने के बाद हम इसे विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। CBSE क्लास 10 सोशल साइंस। यदि आप 11वीं 10वीं 12वीं के छात्र हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कारण कि यहाँ पे आपको संपूर्ण सॉल्यूशन एंड टोटल लेक्चर्स प्राप्त होंगे। तो संघवाद किसे कहा जाता है, हम इससे प्रारंभ करते हैं। तो संघवाद से अभिप्राय क्या है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न अनुषांगिक साधिक इकाइयों राज्य सरकारों के बीच में बटी हो। सरल अर्थ में मैं आपको संघवाद का अर्थ समझाऊं तो संघवाद यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसमें हम शासन का विकेंद्रीकरण करें, किस सत्ता का अधिकार किसी एक के पास ना हो। भारत एक संघ राज्यों का देश है जिसमें राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। तो इस तरह संघवाद का सरल अर्थ होता है कि जिस देश में शासन की सत्ता बटी हो वह संघवादी देश कहलाता है। तो अब हम संघ व्यवस्था की विशेषता जानेंगे। संवाद या संघीय व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार तथा उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच बटी होती है। कहने का अर्थ क्या है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच सत्ता होती है अपनी अपनी। तो ये है इसका अर्थ। अब हम पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था या संवाद की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो इस संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं होती है हम उनके बारे में जानेंगे। तो क्या क्या होती है। संघ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, जैसे केंद्र सरकार हो गई और अपनी राज्य सरकार हो गई। तो 2 स्तर हुए। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। कानून बनाने, कर वसूलने तथा प्रशासन पर उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। आपको प्रशासन पर अधिकार क्षेत्र याद रखने हैं। कैसे कैसे अधिकार क्षेत्र है। कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र है। कानूनों को सख्ती से पालन करवाने का अधिकार क्षेत्र है। विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। तो जो भारत का संविधान है उसमें राज्य सरकार को क्या करना है, केंद्र सरकार को क्या करना है, ये संपूर्ण रूप से वर्णित है, यानी लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार के अधिकार कितने हैं, राज्य सरकार के अधिकार कितने हैं। संविधान के मौलिक प्रावधानों के एक स्तर को अकेले नहीं बदल सकते, यानी संविधान की जो ताकत होती है, संविधान में लिखा हुआ जो होता है उसको कोई भी एक सरकार नहीं बदल सकती। केंद्र सरकार या राज्य सरकार संविधान में लिखे मौलिक प्रावधानों को नहीं बदल सकती है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारी अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। इसका अर्थ क्या है कि अदालत जो होती है उन्हें सरकारों संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। संविधान की व्याख्या जो कौन करता है, आपको उसका उत्तर लिखना है अदालत। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। जैसे कि अमेरिका में वहाँ की प्रदेश सरकार अपना अलग कानून बना सकती है तथा जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार होती है वह अपना एक अलग कानून, अलग झंडा बन लेती है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं वह स्टेट्स पे भी लागू होते हैं। पहला तरीका है कि 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना। देखिए, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा राष्ट्र एक साथ होंगे तो उनके ऊपर एक सत्ता करने वाली कमेटी होनी चाहिए। अगर यदि वो कमेटी नहीं होगी, संस्था नहीं होगी उन दोनों देशों को साथ में लेकर सत्ता करने वाली, तो वो देश नहीं टिकेगा। तो संघीय शासन व्यवस्था का गठन दूसरा तरीका है। बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करना। भारत एक बहुविध विविधताओं वाला देश है। भारत में अलग अलग भाषाएं हैं
तो वो अपने अलग राष्ट्र की मांग ना खड़ी कर दे, इसलिए उनको एक प्रदेश दिया जाए, उनको एक राज्य दिया जाए। जैसे कि पंजाब में पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी लोगों को पंजाब का राज्य दे दिया, हिंदी भाषियों को बिहार, उत्तर प्रदेश, अर्थात अलग अलग भाषा, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग वित्ता वाले जाति समूहों को उनका अलग अलग राज्य दे दिया गया और राज्य में उन राज्य का संचालन करने के लिए उनको एक विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए। तो इस तरह भारत की संघीय व्यवस्था, भारत एक संघों से बना राष्ट्र है, तो भारत की संघीय व्यवस्था राज्य तथा केंद्र सरकार के बीच अधिकार द्वारा जनता समूह पर शासन करती है। भारतीय संविधान ने यहाँ की सरकार को एक संघात्मक रूप प्रदान किया है। ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान ने सरकार को कैसा स्वरूप प्रदान किया है, तो आपको लिखना है संघात्मक। यह विकेंद्रीकरण के लिए अनेक कदम उठाए गए। विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? किसी एक को प्रमुखता नहीं प्रदान करना, अलग अलग स्थानों, सरकारों तथा व्यक्तियों को प्रमुखता प्रदान करना, यह विकेंद्रीकरण यानी केंद्र को तोड़ना। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। कितने स्तरीय? 2 स्तरीय, आपको लिखना है, याद रखना है और लिखना भी है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। संघ सरकार और राज्य सरकार है। तो जैसे हमारी केंद्र सरकार है वो कैसी सरकार है? संघ सरकार है। और जैसे मान लो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, गुजरात की सरकार हो, ये राज्य सरकार है। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। तो तीसरा स्तर नगर पालिका और संघीय शासन के रूप में जोड़ा गया। नगर पालिकाओं और पंचायतों को तीसरा स्तर के रूप में जोड़ा था। पहला स्तर संघ सरकार, दूसरा स्तर राज्य सरकार तथा तीसरा स्तर आपको याद रखना है पंचायत एवं नगर पालिका। पहले 2 स्तरीय शासन व्यवस्था थी, परंतु बाद में पंचायत और नगर पालिका के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। तो आपको टोटल ऐसा पूछा जाए कि भारत के संविधान ने मौलिक रूप से कितने शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है, तो आपको 3 स्तरीय लिखना है। भारतीय संविधान लिखित एवं कठोर है एवं राज्यों के मध्य शक्ति के विभाजन को स्पष्ट रूप से लिखा है। यानी भारतीय संविधान में लिखित तौर पे लिखा गया है कि क्या राज्य शक्तियाँ हैं तथा क्या एक संघ सरकार की शक्तियाँ हैं। भारत में एक स्वतंत्र नगर पालिका एवं सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की गई है ताकि केंद्र एवं राज्यों को अच्छा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उठने वाले विवादों को आसानी से निपटाया जा सके। जैसे कि मान लीजिए कि किसी राज्य सरकार, हाँ, तो भारत में क्या होता है कि संविधान में लिखा रहता है कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के पास क्या शक्तियाँ होती है, परंतु उसमें लिखा है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अलग अलग अधिकार क्षेत्र दिए गए। कहाँ पे लिखा है? भारतीय संविधान में। अब ये सूची क्या कहती है कि ये सूची कहती है कि आप इन विषयों पर ये सरकार कानून बना सकती है। अब संघ सूची का अर्थ है जिन जिन विषयों पर संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग तथा संचार तथा मुद्रा। ओके। राज्य सूची, पुलिस, व्यापार, कृषि तथा सिंचाई, इन विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। असमवर्ती सूची का अर्थ क्या है? समवर्ती सूची का यह अर्थ है कि जिस विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं उन्हें समवर्ती सूची कहते हैं। जैसे विवाह, गोद लेना, शिक्षा तथा वन, और बाकी बचे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिन पे कोई भी कानून बना सकता है। भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है, परंतु अब ऐसा नहीं है, कारण कि भारत की जो केंद्र सरकार है उसने 370 कानून हटा दिया है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। वहाँ का कोई अपना संविधान नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ वो जो है ना, जो राज्य था जहाँ पे विधानसभा के चुनाव होते थे, उसे 2 भागों में, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख के भाग में बांट दिया गया है और उन दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए जम्मू कश्मीर अब भारत का अभिन्न हिस्सा तथा केंद्र शासित प्रदेश है। वहाँ का कोई अपना संविधान नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में विकेंद्रीकरण। यहाँ पे आपके लिए प्रश्न भी है, काफ़ी अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूँ। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। संघवाद, अध्याय का नाम याद रखिए, कक्षा 2, माफ़ कीजिएगा कक्षा 10, लोकतांत्रिक राजनीति में अध्याय 2 संघवाद के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अगला वीडियो आएगा इस पर।
तो भारत में विकेंद्रीकरण, ये जो अंतिम हमारा है टॉपिक, उसको समझ लेते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या कहा जाता है। जैसे केंद्र और राज्य सरकार की जो शक्तियाँ होती है उसे लेकर स्थानीय सरकार को दे दी गई, तो इससे ये क्या हुआ, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, यानी एक के ऊपर निर्भर नहीं है। स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदार बनाना संभव हो जाता है। जब किसी पंचायत, किसी नगर पालिका को कोई अधिकार दिया जाता है तो उसमें जो स्थानीय लोग होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा किए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो गई, नीचे तक लोगों को शासन करने का मौका मिला है। इससे महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को और मजबूत किया है। आप देखते होंगे कि महिलाओं की भागीदारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा आपकी ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में भी बढ़ रही होंगी, जिसका कारण है सत्ता का विकेंद्रीकरण। और सत्ता का विकेंद्रीकरण की परिभाषा क्या है, एक के द्वारा सत्ता लेकर दूसरे के हाथ में हस्तांतरित करना। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने CBSE क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तिका है लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर नंबर 2 संघवाद को विस्तार से समझा। अगले ऑडियो में आपको इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, अच्छे रहें, पढ़ते रहें।